अच्छा, जरा सोचिए एक ऐसे थिएटर के बारे में जो बड़े बड़े आलीशान हॉल में नहीं होता, हम्म। जिसे सरकार से कोई सब्सिडी नहीं मिलती, और सबसे बड़ी बात, जिसकी कोई लिखी लिखाई स्क्रिप्ट ही नहीं होती। मतलब एक ऐसा प्ले जिसे बनाने में महीनों बल्कि सालों लग जाएं। 2-2 साल। हम्म। सुनने में अजीब लगता है ना। बिल्कुल। ये आज के दौर में तो लगभग नामुमकिन लगता है। लेकिन आज हम एक ऐसे ही शख्स की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने ठीक यही किया। नाम है यूजीनियो बार्बा। और उनके थिएटर ग्रुप का नाम है ओडेन थिएटर। हाँ। और हमारे पास इयान वॉटसन की किताब टुवर्ड्स अ थर्ड थिएटर के कुछ हिस्से हैं जो बार्बा की इस अनोखी दुनिया की परतें खोलते हैं। तो हमारा मकसद साफ है। हाँ, ये समझना कि बार्बा का थिएटर, जिसे हम नॉर्मली थिएटर समझते हैं, उससे इतना अलग क्यों है, और क्या ये सिर्फ एक आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंट था या इसमें हमारे लिए भी कोई गहरा सबक छिपा है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है। बार्बा ने थिएटर को सिर्फ स्टेज पर होने वाला एक्ट नहीं माना। तो क्या माना? उनके लिए ये इंसानी रिश्ते बनाने और खुद को समझने का एक तरीका था, एक लैब थी। हम उनके कुछ कमाल के आइडियाज को समझेंगे, जैसे थर्ड थिएटर, प्री एक्सप्रेसिविटी और मेरा पसंदीदा बार्टर। ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लग रहे हैं। हाँ। पर यकीन मानिए, ये थिएटर को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस इंसान से जिसकी अपनी कहानी किसी नाटक से कम नहीं, यूजीनियो बार्बा। इटली में पैदा हुए, लेकिन जवानी में घर छोड़कर नॉर्वे के मर्चेंट मरीन में काम करने लगे, एक सेलर। और ये उनके जीवन का एक बहुत बहुत जरूरी मोड़ था। वो जहाज पर काम करते हुए दुनिया भर में घूमे, खासकर भारत और दूसरे पूर्वी देशों में। बिल्कुल। और वहाँ की कला, वहाँ के धर्म, इन सब ने उन पर बहुत गहरा असर डाला। वो किसी एक देश या संस्कृति से बंध के रह ही नहीं पाए। उनका एक बहुत मशहूर कोट है, मेरा शरीर ही मेरा देश है। एग्जैक्टली। मतलब वो जहां जाते वहीं उनका घर बन जाता। और इसी घुमंतू मिजाज ने उन्हें थिएटर तक पहुंचाया, लेकिन किसी फॉर्मल स्कूल के जरिए नहीं। वो पोलैंड पहुंचे, एक ऐसे डायरेक्टर के पास जिनका नाम आज थिएटर की दुनिया में भगवान की तरह लिया जाता है, जेर्जी ग्रोटोव्स्की। जर्जी ग्रोटोव्स्की। और ये कोई स्टूडेंट टीचर वाला रिश्ता नहीं था। बार्बा ने 3 साल ग्रोटोव्स्की के पोलिश लेबोरेटरी थिएटर में बस एक ऑब्जर्वर, एक असिस्टेंट के तौर पर बिताए। ग्रोटोव्स्की का थिएटर पुअर थिएटर कहलाता था। ऐसा थिएटर जो भव्य सेट्स या लाइट्स पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक्टर की बॉडी और उसकी कला पर टिकाऊ। तो बार्बा ने वहीं बैठकर सीखा कि थिएटर एक प्रयोगशाला या लैब हो सकता है। हाँ, जहां एक्टिंग की गहराइयों पर रिसर्च की जाती है। ये लैब वाली बात बहुत दिलचस्प है। वो कोई प्ले तैयार नहीं कर रहे थे, बल्कि एक्टिंग के पीछे की साइंस को समझने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। और एक मजेदार किस्सा यह है कि उस वक्त ग्रोटोव्स्की को पोलैंड के बाहर कोई जानता भी नहीं था। अच्छा। तो बार्बा ने ठान लिया कि दुनिया को इस जीनियस के बारे में पता चलना चाहिए। उन्होंने पश्चिमी यूरोप के बड़े बड़े क्रिटिक्स, डायरेक्टर्स, सबको चिट्ठियां लिखी। यहां तक कि क्या उनके लिए एक प्राइवेट बस का इंतजाम किया। बस का? हाँ, ताकि वे लोग पोलैंड के उस छोटे से शहर में आकर ग्रोटोव्स्की का काम देख सकें। कमाल है। उन्होंने अपने गुरु के लिए एक एजेंट जैसी भूमिका निभाई। सही कहा। और फिर 1964 में इस सारे अनुभव के बाद उन्होंने अपना खुद का थिएटर ग्रुप शुरू किया, ओडेन थिएटर। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि उन्होंने अपना ग्रुप किसके साथ बनाया? ये कोई मंझे हुए कलाकार नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो लोग थे जिन्हें नॉर्वे के नेशनल थिएटर स्कूल ने साफ साफ रिजेक्ट कर दिया था। सोचिए, बार्बा ने जानबूझकर उन कलाकारों को चुना जिन्हें मेन स्ट्रीम ने नकार दिया था। शायद उन्हें उनमें वही आग दिखी जो खुद उनके अंदर थी, कुछ अलग करने की, लीक से हटकर चलने की। और यहीं से एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जो आज भी थिएटर की दुनिया को हैरान करती है। तो उन्होंने इन रिजेक्टेड कलाकारों के साथ एक पूरी नई दुनिया बनाई। लेकिन इस दुनिया को चलाने के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं था, एक फिलॉसफी चाहिए थी। एक सोच। यहीं से उनका थर्ड थिएटर का आइडिया आया। ये नाम ही अपने आप में एक सवाल है। अगर ये तीसरा है तो पहले दो कौन से हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बार्बा के हिसाब से पहला थिएटर वो है जो हम सब जानते हैं, बड़ा इंस्टीट्यूशनल थिएटर। हाँ, जिससे सरकार से पैसा मिलता है, जिसके पास बड़े ऑडिटोरियम होते हैं। दूसरा थिएटर है फैशनेबल अवंतगार्ड थिएटर, जो हमेशा कुछ नया, कुछ ट्रेंडी करने की कोशिश में रहता है। तो थर्ड थिएटर ना तो मेन स्ट्रीम है, न ही फैशनेबल। तो फिर ये है क्या, कोई अंडरग्राउंड मूवमेंट? अंडरग्राउंड से भी ज्यादा बार्बा इसे एक थिएट्रिकल आर्किपेलागो कहते थे।
द्वीपों का एक समूह। हाँ, सोचिए दुनिया भर में छोटे छोटे थिएटर ग्रुप्स हैं जो संस्कृति के बड़े शहरों से दूर अपने अपने हाशिए पर काम कर रहे हैं। ये एक दूसरे को जानते भी नहीं, लेकिन उनमें एक बात कॉमन है। और वो क्या है? वो ये कि वे थिएटर पैसे या शोहरत के लिए नहीं कर रहे हैं। पहले बारबा को लगता था कि इनकी पहचान भेदभाव है, कि समाज इन्हें स्वीकार नहीं करता, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि असली पहचान है अपने काम में खुद मीनिंग ढूंढना। अच्छा। मतलब ऐसा आर्ट बनाना जो उनके लिए पर्सनल हो, जिसका मकसद किसी ट्रेंड को फॉलो करना या टिकट बेचना नहीं, बल्कि खुद के लिए किसी गहरे सवाल का जवाब खोजना है। मतलब ये थिएटर एक तरह की आध्यात्मिक खोज जैसा है। बिल्कुल। और इसी सोच से उनका एक और बहुत ही रैडिकल आइडिया निकला, बार्टर, अदला बदली। हाँ, यहाँ पैसे की जगह परफॉर्मेंस की अदला बदली होती है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। कोई थिएटर ग्रुप बिना पैसे के कैसे काम कर सकता है? ये विचार भी किसी प्लानिंग से नहीं आया, बल्कि अचानक पैदा हुआ। कैसे? बात है 1974 की। ओडिन थिएटर दक्षिणी इटली के एक छोटे से गरीब गांव में था। एक दिन एक्टर्स गांव के चौक पर थे, तो कुछ गांव वालों ने उनसे कहा, तुम लोग कलाकार हो, कुछ करके दिखाओ। और उन्होंने कर दिया। हाँ, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की कुछ झलकियां दिखाईं, कुछ स्कैंडिनेवियाई लोक गीत गाए। अब बारी गांव वालों की थी। अच्छा। जवाब में उन्होंने अपने लोकगीत सुनाए, वो गीत जो वे खेतों में तंबाकू और जैतून की फसल काटते हुए सदियों से गाते आ रहे थे। वाह। एक तरफ प्रोफेशनल एक्टर्स का सधा हुआ प्रदर्शन, दूसरी तरफ गांव वालों की रोजमर्रा की जिंदगी से निकली कला। ये एक जादुई पल रहा होगा। बिल्कुल। और उसी पल बारबा को एक नया रास्ता दिखा। उन्होंने इसे बार्टर का नाम दिया। तो अब वो टिकट नहीं बेचते थे? नहीं, वे जहां भी जाते कहते, हम आपके लिए परफॉर्म करेंगे, बदले में आप हमें अपनी कोई कला दिखाइए। कोई अपना लोक नाच दिखाता, कोई गीत सुनाता, कोई अपनी कहानी सुनाता। हाँ, कला की क्वालिटी महत्वपूर्ण नहीं थी, महत्वपूर्ण था वो एक्सचेंज, वो रिश्ता जो दो अलग अलग समुदायों के बीच बन रहा था। ये तो थिएटर के पूरे इकोनॉमिक मॉडल को ही पलट देता है। यहाँ कला एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक तोहफा है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर आप गांव वालों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं जो शायद थिएटर के बारे में कुछ नहीं जानते, तो एक्टर को दर्शकों को कैसे पकड़ना होगा? कहानी तो शायद वो समझेंगे नहीं। बेहतरीन सवाल। और यहीं से हम बारबा के सबसे गहरे और सबसे जरूरी आइडिया पर आते हैं। वो हमेशा इस सवाल से जूझते रहे कि स्टेज पर एक एक्टर इतना आकर्षक क्यों लगता है और दूसरा नहीं। हाँ, ये बात क्या है? इस रहस्य को बारबा ने प्रेजेंस या बॉडी इन लाइफ कहा, यानी मंच पर शरीर का अचानक जिंदा होना। प्रेजेंस, हम ये शब्द अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि उस एक्टर की स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है, लेकिन बारबा के लिए इसका मतलब क्या था? उनके मुताबिक इसका राज एक्टिंग की अभिव्यक्ति, मतलब एक्सप्रेशन से पहले के लेवल पर छिपा है। उन्होंने इसे प्री एक्सप्रेसिविटी कहा। प्री एक्सप्रेसिविटी। हाँ, ये इस बारे में नहीं है कि एक्टर गुस्सा दिखा रहा है या खुशी, ये उन बुनियादी सिद्धांतों के बारे में है जो उसके शरीर को स्टेज पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं। ओके, ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है? हाँ, बिल्कुल। बारबा ने ये सिद्धांत खासकर पूर्वी क्लासिकल परफॉर्मेंस को स्टडी करके खोजे। जैसे एक है विपरीतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑपोजिशन। हाँ, एक चीनी ओपेरा के एक्टर को अगर दाईं ओर देखना है तो वो सीधे दाईं ओर नहीं दिखेगा। वो पहले हल्का सा किसी और दिशा में एक छोटी सी मूवमेंट करेगा और फिर अचानक दाईं ओर मुड़ेगा। अच्छा, तो वो एक तनाव पैदा कर रहा है। एक सीधा रास्ता लेने के बजाय वो एक घुमावदार रास्ता ले रहा है, और इसी वजह से हमारी आंखें उसे फॉलो करती हैं। एग्जैक्टली। एक और तरीका है शरीर के संतुलन को बदलना। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा ऊर्जा बचाने की कोशिश करते हैं। हमारा शरीर सबसे आसान रास्ता चुनता है। हाँ, इसे बारबा ने डेली तकनीक कहा, लेकिन कलाकार स्टेज पर एक्स्ट्रा डेली तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। वे जानबूझकर अपने संतुलन को मुश्किल बनाते हैं। जैसे भारत के ओडिसी नृत्य का त्रिभंगी पोस्चर, जिसमें शरीर 3 जगहों से मुड़ा होता है, या जापानी नो थिएटर में एक्टर अपने कूल्हों को लॉक करके घुटनों को मोड़कर चलते हैं। ये सब तरीके शरीर में एक ऐसा आंतरिक तनाव पैदा करते हैं जो बाहर से दिखाई देता है और एक्टर को एक मैग्नेटिक क्वालिटी देता है। तो ये एक्सप्रेशन से पहले का लेवल है, एक्टिंग की ग्रामर। बिल्कुल। समझ गई। तो ये तकनीकें किसी खास इमोशन को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि एक्टर के शरीर को ही एक आकर्षक वस्तु बनाने के लिए हैं।
तो ये सब सिद्धांत ओडेन थिएटर में प्रैक्टिस में कैसे लाए जाते थे? देखिए, उनकी प्रोसेस किसी भी आम थिएटर से बिल्कुल अलग थी। हमने शुरू में कहा था कि एक प्ले बनाने में 2 साल लगते हैं। ये सुनने में ही थका देने वाला लगता है। हाँ, और इसकी नींव है ट्रेनिंग, रोज घंटों की फिजिकल और वोकल ट्रेनिंग। लेकिन ये सिर्फ स्किल सीखने के लिए नहीं थी। धीरे धीरे ये हर एक्टर के लिए एक पर्सनल रिसर्च का जरिया बन गई। लेकिन 2 साल एक नाटक पर लगाना, मतलब वो कलाकार अपना गुजारा कैसे करते थे? ये एक तरह की लग्जरी नहीं है? ये सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब उनके जीने के तरीके में छिपा है। ओडेन थिएटर सिर्फ एक थिएटर कंपनी नहीं थी, वो एक कम्यून था। वो लोग साथ रहते थे? साथ रहते थे, साथ काम करते थे। उन्होंने डेनमार्क के एक छोटे से गांव होल्स्टेब्रो में अपना बेस बनाया, जहां लोकल सरकार ने उन्हें सपोर्ट किया। तो ये लग्जरी नहीं थी, बल्कि एक चॉइस थी, सादा जीवन जीना, ताकि वे अपनी कला को बिना किसी कमर्शियल दबाव के जी सकें। और ये नाटक बनाने की शुरुआत कैसे करते थे, अगर कोई स्क्रिप्ट ही नहीं होती थी? बारबा उन्हें कोई स्क्रिप्ट नहीं देते थे, बस एक थीम, एक आइडिया देते थे। ओके। फिर हर एक्टर उस थीम पर आधारित अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपनी यादों से फिजिकल इम्प्रोवाइजेशन तैयार करता था। तो डायरेक्टर को क्या रोल होता था अगर सारे आइडियाज एक्टर से आ रहे हैं? यहाँ बासा का रोल एक एडिटर या एक ड्रामेटर का होता था। वो इन अलग अलग इम्प्रोवाइजेशंस को एक मोन्टाज की तरह जोड़ते थे। जैसे एक फिल्म एडिटर अलग अलग शॉट्स को जोड़कर एक सीन बनाता है? बिल्कुल। वो उन्हें काटते थे, उनकी गति बदलते थे, उन्हें अचानक फ्रीज कर देते थे, उन्हें दोहराते थे। और डायलॉग्स वो कब आते थे? डायलॉग्स अक्सर प्रोसेस में बहुत बाद में जोड़े जाते थे, और कई बार तो बनावटी भाषाओं में। बनावटी भाषाओं में क्यों? ताकि दर्शक शब्दों के मतलब में ना उलझें, बल्कि उनकी आवाज, उनकी ध्वनि, उनकी लय पर ध्यान दें। आवाज एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल होती थी। इसका कोई उदाहरण है? कोई ऐसा प्ले जो इस प्रोसेस से बना हो? हाँ, उनका एक बहुत मशहूर नाटक था ऑक्सीरिंकस इवेंजेलिट। अब इसकी कहानी सुनिए। इसमें ब्राजील के कुछ डाकू थे, एक प्राचीन मिस्र का शहर था और कैथोलिक मास की रस्में थीं, और परफॉर्मेंस बनावटी कॉप्टिक और यिडिश भाषाओं में थी। 1 मिनट, ब्राजील के डाकू, मिस्र का शहर और कैथोलिक रस्में, इन तीनों का आपस में क्या लेना देना है? ये तो एकदम रैंडम लगता है। बिल्कुल, और यही बारबा की ड्रामेटर्जी है। वो एक सीधी साधी लॉजिकल कहानी नहीं सुनाते। तो क्या करते हैं? वो अलग अलग कल्चर और समय की इमेजेस को टकराकर एक विजुअल और ऑरल नैरेटिव बनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि इमेजेस और साउंड्स से कही जाती है। अच्छा। इसमें मीनिंग के 3 लेवल होते हैं। एक्टर का, जो उसकी पर्सनल खोज से आता है, डायरेक्टर का, जो इन खोजों को एक साथ पिरोता है, और तीसरा और सबसे जरूरी, दर्शक का। हाँ, दर्शक को अपना अर्थ खुद खोजना पड़ता है। थिएटर एक पहेली बन जाता है जिसका जवाब हर देखने वाले के लिए अलग हो सकता है। एग्जैक्टली। ये पैसिव होकर कहानी देखने वाला थिएटर नहीं है, ये एक्टिव होकर मीनिंग बनाने वाला थिएटर है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो हमारे सामने एक ऐसा डायरेक्टर है जो हाशिए पर रहकर थिएटर बनाता है, जो परफॉर्मेंस को पैसे की जगह रिश्तों की करेंसी की तरह इस्तेमाल करता है, और जो मानता है कि एक्टर की असली ताकत उसके इमोशंस में नहीं, बल्कि उसके शरीर की प्री एक्सप्रेसिव तकनीक में छिपी है। सही कहा। बारबा का काम थिएटर के मकसद पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या थिएटर सिर्फ मनोरंजन है, या ये जीवन जीने का एक तरीका हो सकता है? क्या ये अलग अलग संस्कृतियों और लोगों के बीच पुल बनाने का एक टूल हो सकता है? उनका थिएटर कुछ बना बनाया दिखाने की जगह नहीं है, बल्कि कुछ नया खोजने की जगह है। हाँ, एक्टर और दर्शक दोनों के लिए। इस पूरी कहानी में एक बात मेरे दिमाग में घूम रही है। बारबा अपने थिएटर ग्रुप को एक तैरता हुआ द्वीप मानते थे, अ फ्लोटिंग आइलैंड। एक ऐसी जमीन जो किसी देश का हिस्सा नहीं, जिसका कोई तय नक्शा नहीं, एक ऐसी अनिश्चित जगह जहां आप अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और जहां दूसरों से मिलना संभव है। एक बहुत खूबसूरत मेटाफर है, और आज की दुनिया के लिए शायद बहुत जरूरी भी। आज हम सब अपनी अपनी डिजिटल दुनिया, अपने अपने आइलैंड्स में जी रहे हैं, जहां हम अक्सर एक दूसरे से कटा हुआ महसूस करते हैं। तो यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है, क्या हम बारबा के इस आइडिया से कुछ सीख सकते हैं? क्या हम भी अपनी जिंदगी में ऐसे तैरते हुए द्वीप बना सकते हैं? ऐसी जगह, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जो किसी भूगोल या परंपरा से नहीं, बल्कि एक साझा मकसद, एक जुनून और एक्सचेंज के एक सरल से काम से परिभाषित हो।